Okay, in the last class we saw the concept of phase. phase क्या होता है? बीटा इंटू पाथ लेंथ का मल्टीप्लिकेशन क्या प्रोड्यूस करता है? फेज प्रोड्यूस करता है। एक एग्जांपल लिया था कि यहाँ से एक वेव है जो x1 पार्ट ट्रेवल कर रहा है, ये दूसरा वेव है जो x2 पार्ट ट्रेवल कर रहा है। इसका फेज़ क्या होगा? 2 पाई बाई लेमडा इंटू x1 या बीटा इंटू x1। इसका फेज़ क्या होगा? बीटा इंटू x2। क्या दोनों के पाथ में डिफरेंस है? बिल्कुल है। तो फेज़ में डिफरेंस आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आपने ये देखा था। आप रिकॉल करिए कि फेज़ सेंटर क्या था। फेज़ सेंटर ये साइड व्यू ऑफ द हॉर्न था, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करिए, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा दैट पॉइंट इज़ नोन एज फेज़ सेंटर। अच्छा, फेज़ सेंटर में ख़ास बात क्या होती है कि फील्ड का फेज़ क्या होता है? सभी फील्ड्स का फेज़, सभी वेव्स का फेज़ क्या होता है? सेम होता है। रिकॉल दैट कि ई प्लेन सेक्टोरल हॉर्न का स्ट्रक्चर आपने ऐसा देखा था। ये वेव गाइड था, ये ब्रॉडर डायमेंशन, नैरो डायमेंशन, नीचे से एक्साइटेशन, ये एक्स वाई प्लेन को ट्रांसवर्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे जो फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन था वो कुछ इस तरीके से था। आप देखिए कि ये जो फेस सेंटर है वो कहाँ पर है? एक्स वाई प्लेन पे। इस चीज़ का क्या मतलब है कि एक्स वाई प्लेन पे यदि फेस सेंटर है तो फेस सेंटर पे जितनी भी वेव्स होंगी, फेस सेंटर से निकलने वाली जितनी भी वेव्स होंगी उनका फेस क्या होगा? सेम होगा। ध्यान देने वाली क्या बात है? एक्स वाई प्लेन अलग है, वाई डैश एक्स डैश प्लेन अलग है। क्या ये ई प्लेन सेक्टोरल हॉर्न है? बिल्कुल है। फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाई की तरफ है। अच्छा, इस हॉर्न का जो माउथ है मैं किस तरफ खोल रहा हूँ? वाई डायरेक्शन की तरफ। मतलब हॉर्न का जो माउथ है मैं किसकी तरफ खोल रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। कौन सी डायमेंशन चेंज होगी? B1 चेंज होगा, A चेंज नहीं होगा। तो इस हॉर्न का नाम क्या होगा? ई प्लेन सेक्टोरल हॉर्न। तो आपने देखा क्या था कि मैंने ये भी बताया था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसकी तरीके से दिखेगा? वो कॉस वेव की तरीके से दिखेगा। तो इसका एक्सप्रेशन कॉस टाइप में मैंने लिखा था। इसी का साइड व्यू मैंने देखा था, बताया था। तो इस पैरामीटर को क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ द हॉर्न। इस पैरामीटर को क्या कहते हैं? अपर्चर ऑफ द हॉर्न। सो इन दिस लेक्चर हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास दो फील्ड हैं E1 और E2। यहाँ पे देखने पे क्या लगता है? दोनों का फेज़ क्या है? सेम है। तो और दोनों को मैंने क्या किया है? ऐड किया है। सेम फेज़ और एडिशन मतलब इंटरफेरेंस कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा। मतलब इसमें कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फील्ड E1 और E2 दोनों का फेज़ कैसा है? अपोजिट है। दोनों को ऐड करिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये इंटरफेरेंस कैसा होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये इस कंसेप्ट का मैं रेडिएशन पैटर्न में यूज़ करूँगा। तो रेडिएशन पैटर्न क्या होता है? रेडिएशन पैटर्न इज़ फॉर्म्ड, रेडिएशन पैटर्न बनता है आफ्टर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। कोई भी रेडिएशन पैटर्न कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद बनता है। चलिए इस रेडिएशन पैटर्न को देखिए। ये कौन से प्लेन पे है? वाई जेड प्लेन पे। एंगल थीटा कहाँ से मेज़र करते हैं? जेड एक्सिस से। जेड एक्सिस पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इस पॉइंट पे देखिए वैल्यू क्या मिल रही है? मैक्सिमम मिल रही है। इस रेडिएशन पैटर्न में वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है। मैक्सिमम मिल रही है मतलब कौन सा इंटरफेरेंस हो सकता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए थीटा बढ़ाइए। धीरे धीरे मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है? डिक्रीज़ होता जा रहा है। मतलब मैं क्या बोलूँगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कम होता जा रहा है। थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे देखिए कोई भी रेडिएशन पैटर्न में कोई भी वैल्यू दिख रही है? नहीं दिख रही है। मतलब यहाँ पे इंटरफेरेंस कौन सा हुआ होगा? डिस्ट्रक्टिव। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे देखिए, वाई एक्सिस पे देखिए, क्या रेडिएशन पैटर्न कुछ भी मिल रहा है? नहीं। मतलब कौन सा इंटरफेरेंस हुआ होगा? डिस्ट्रक्टिव। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पे आ जाइए। कौन यहाँ पे इस तरफ कुछ मिल रहा है? नहीं। मतलब कौन सा इंटरफेरेंस हुआ होगा? डिस्ट्रक्टिव।
चलिए, मतलब ये बात समझ में आई कि रेडिएशन पैटर्न इज फॉर्म्ड आफ्टर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स, और फेज इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये भी देखा। ये साइड व्यू ऑफ द हॉर्न है, ई प्लेन सेक्टोरल हॉर्न। ये एक्स, इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेज सेंटर बोलते हैं। यहाँ पे वेव्स का फेज क्या होगा, सेम होगा। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। फेज सेंटर कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन पे। यहाँ पर फेज क्या होगा, सेम होगा। इस लेंथ को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द हॉर्न। इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ द हॉर्न। तो आप देखिए, एक वेव ए है जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एक वेव बी है जो ऐसा कुछ ट्रेवल कर रही है। सवाल ये है कि क्या दोनों के पाथ में डिफरेंस है, बिल्कुल है। बी का पाथ ज़्यादा है, ए का पाथ कम है। तो ए वाले का फेज कितना होगा, बीटा इंटू पाथ लेंथ क्या प्रोड्यूस करेगा, ए वाले का फेज। बी वाले का फेज क्या होगा, बीटा इंटू पाथ लेंथ कितना है इसका, रो प्लस डेल्टा। क्या दोनों में फेज डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। वो कितना आएगा, इसका फेज माइनस इसका फेज, ये फेज माइनस ये फेज कर दीजिए, क्या जाएगा, बीटा इंटू डेल्टा। क्या बात समझ में आई, बात ये समझ में आई कि यदि पाथ में डिफरेंस है तो फेज में भी डिफरेंस आएगा। मतलब जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ चलूँगा तो फेज डिफरेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन पे जैसे जैसे जाऊँगा तो पाथ लेंथ वेव्स का क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। चलिए और आगे अच्छे से समझते हैं। ये एक साइन वेव है। साइन वेव को मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया है। तो ये साइन वेव पे देखिए, यहाँ पे एंगल कितना, 0, 45, 90, 135, 80 और ये पूरा इधर होके 360 डिग्री। और यहाँ पे मैंने एक क्या बनाया, सर्कल बनाया। फेज़र क्या है, फेज़र एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और एंगल दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एंगल पे इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मुझे फेज़ के बारे में डिस्कस करना है। जीरो एंगल को यहाँ पे प्रोजेक्ट करिए, सर्कल पे कट करेगा, एक फेज़र यहाँ पे बना दीजिए। 45 डिग्री पे देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट करिए इसको, यहाँ पे कट करेगा, एक फेज़र यहाँ बना दीजिए। 90 डिग्री पे देखिए, इसको प्रोजेक्ट करिए 90 डिग्री वाले पॉइंट को, ये यहाँ कट करेगा, फेज़र यहाँ बना दीजिए। 135 वाले को ये गए, ये यहाँ पे कट करेगा, फेज़र यहाँ बना दीजिए। 180 डिग्री वाले को प्रोजेक्ट करिए, यहाँ पे कट करेगा, फेज़र यहाँ बना दीजिए। कंक्लूज़न क्या निकला, जैसे जैसे साइन वेव प्रोपगेट हो रही है फेज़र कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। ये इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात कि किसी भी साइन वेव को अपन किसके फॉर्म में दिखा सकते हैं, फेज़र के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये दूसरी ख़ास बात है। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं और सभी का इनिशियल पॉइंट्स देखना है। यहाँ पे ये साइन वेव है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 एंगल से, फेज़र मैंने 0 पे बना दिया। ये साइन वेव है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा, 30 डिग्री एंगल से, तो मैंने फेज़र कितना डिग्री पे बना दिया, 30 डिग्री पे। ये साइन वेव है, ये कितने डिग्री से स्टार्ट हो रहा, 90 डिग्री से, तो फेज़र मैंने 90 डिग्री पे बना दिया। इस कंसेप्ट का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। क्या ये साइड व्यू ऑफ द हॉर्न है, बिल्कुल है। इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलेंगे, फेज सेंटर। ख़ास बात क्या है फेज सेंटर की, यहाँ पे सभी वेव्स का फेज क्या होगा, सेम होगा। आप देखिए पाथ कौन कौन सा, देखिए 1, 2, 3, 4, क्या ये चारों पाथ हैं, बिल्कुल हैं। चारों के पाथ का लेंथ अलग अलग है, बिल्कुल है। क्या फेज डिफरेंस आने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। चलिए एक वेव जो इस डायरेक्शन पे ऐसा प्रोपगेट कर रही है, मतलब ए पे, ए वाले को देखिए, मान लीजिए इसका फेज कितना है, 0 है। एक वेव जो बी पे चल रही है, इस वाले पे बी पर फेज कितना है, 45 डिग्री वाला, सी पर 90 डिग्री, डी पर 135 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ तो फेज़ क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। सोच के देखिए क्यों हो रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो पाथ लेंथ क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। यदि पाथ लेंथ इंक्रीज़ हो गया तो फेज़ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। चलिए
यहाँ पे ये देखते हैं कौन से ऐड हो सकते हैं और कौन से वेक्टर सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। चलिए ए और बी को देखिए। ए का फेज़ कितना 0, ये बना दिया। बी का फेज़ कितना 45, ये बना दिया। अच्छा ए और सी को देखिए, ए ऐसा बनाया, सी का फेज़ कितना 90 डिग्री ऊपर बना दिया। ए और डी को देखिए, ए का फेज़ 0, डी का फेज़ 135, ये बना दिया। चलिए ए और बी को देखिए, क्या बी के कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल। तो क्या आएगा, बी कॉस 45 इधर आएगा, बी साइन 45 ऊपर की तरफ आएगा। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे। और एडिशन मतलब कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ए और सी को देखिए, तो सी का कंपोनेंट ब्रेक करिए, सी इंटू कॉस 90, सी इंटू साइन 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। क्या सी का ए में कोई कंट्रीब्यूशन होगा? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ए और डी को देखिए, तो डी कॉस 135 इधर आएगा, डी साइन 135 ऊपर की तरफ आएगा। डी कॉस 135 की वैल्यू कितनी होती है? -1/√2। मतलब इस बार ए और डी ऐड ना होके क्या हो रहे हैं? सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब डिस्ट्रक्शन। तो मतलब कौन से इंटरफेरेंस होने की पॉसिबिलिटी बनती है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। खास बात क्या निकल के आई इसमें? खास बात क्या क्या निकल के आई, आप ध्यान से सुनिए। जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ फेज़ बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पाथ लेंथ वेव्स का जो वेव्स जा रही हैं, इनका पाथ का लेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। इसलिए फेज़ जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ, पाथ लेंथ जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ तो फेज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि पाथ लेंथ बढ़ रहा है। अच्छा 90 डिग्री तक तो ठीक है, 0, 10, 45, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ तक तो क्या है कि ये ए वाले के साथ ऐड होंगे, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद कैसा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये बार बार कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इसका रेडिएशन पैटर्न समझना है कि इसका रेडिएशन पैटर्न कैसे बनेगा। तो पिछले पेज में मैंने बताया था कि रेडिएशन पैटर्न इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी कि किस तरीके से फेज़ डिफरेंस, ये फेज़ डिफरेंस समझ में आया। ये इस फेज़ डिफरेंस की वजह से फेज़ में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन आएगा और डायरेक्टिविटी क्या होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ वॉच माय नेक्स्ट लेक्चर।